सभी को नमस्कार। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? या नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। इग्नू क्षेत्र के लखनऊ के द्वारा आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वेबिनार ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ग्रीवांस एंड रिड्रेसल मीटिंग। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर परवीन कुमार जैन सर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, इग्नू मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ मंच पर डॉक्टर नितिन कुमार सिंह जी, सीईओ रॉयल हनी एंड बी फार्मिंग प्रोडक्ट्स लखनऊ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ की ओर से हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित है सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नामिका सिन्हा जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर निशीत नागर जी भी इस मंच पर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे वो सभी विद्यार्थी जो कि इस मंच पर उपस्थित है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम के हैं या जिन्होंने अभी तक एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे भी कुछ विद्यार्थियों को यहाँ पर हमने इन्वाइट किया है ताकि वो इग्नू के द्वारा संचालित इन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें। हमारे इग्नू अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पर्वत सिंह जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर योगेश पांडे जी, इग्नू अध्ययन केंद्र 27/12 विपिन बिहारी कॉलेज झांसी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स और जो कि इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उन सभी का भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ की टेक्निकल टीम से आग्रह करती हूँ कि विश्वविद्यालय के कुल गीत को बजाया जाए। ये है जन जन का विश्वविद्यालय। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महान। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल टीम इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ। जैसा कि खेतीबाड़ी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में भारत के अंतर्गत माना जाता है और हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करती है और जिनकी आमदनी का एकमात्र जिनका व्यवसाय खेतीबाड़ी है। आज पूरी पृथ्वी पर खेतीबाड़ी और उससे उत्पन्न उत्पादों का इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है
कि वो हमारे स्वास्थ्य को, इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से कृषि आज एक व्यवसाय के रूप में बन चुकी है और किस प्रकार तकनीकी उसमें सहयोग कर रही है और किस प्रकार से आप उसमें ज्वाइन कर अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, उद्यमिता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब चर्चाओं को आज इस सेशन के अंतर्गत किया जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में इनिशियल रिमार्क्स के लिए इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ की ओर से सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सर को सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। थैंक यू डॉक्टर रीना। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरा सभी से अनुरोध है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है भाई। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। हाँ, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। अब सभी लोग अपना पहले वीडियो ऑन कर लीजिए। एक हम लोग फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ लेना चाहेंगे। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। बाकी लोग भी ऑन कर लीजिए वीडियो। तो अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर प्रवीण कुमार जैन सर, जो कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं, सर का मैं इग्नू क्षेत्र के लखनऊ की तरफ से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, सीईओ रॉयल हनी एंड बी फार्मिंग प्रोडक्ट्स लखनऊ, सर का भी मैं स्वागत करता हूं। सर का अपनी फील्ड में काफी लंबा अनुभव है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर अनामिका सिन्हा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डॉक्टर निश्चित नागर, हमारे विभिन्न अध्ययन केंद्रों के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पर्वत सिंह, डॉक्टर योगेश पांडे, डॉक्टर सरविंद कुमार, और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का भी मैं क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की काफी सारी जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले जो है केवीकेज इस्टेब्लिश किए थे, उनसे भी काफी काम हुआ। और अभी क्या है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती से रिलेटेड काम कर रहे हैं। उसमें हमारे डॉक्टर नितिन कुमार सिंह सर भी हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं, वो हम लोग सुनेंगे। तो अगर हमारे जो भी लर्नर हैं, अगर वो चाहते हैं कि इग्नू से एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको करके निश्चित तौर पे वो अपना स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं, और उससे उनकी जो आमदनी होगी वो उनके परिवार का पालन पोषण भी उससे हो सकता है। और ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम है ये आप दूसरे काम के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका 24 आवर इसी में डिवोट हो। और इग्नू के जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारी जुलाई 2025 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाह रहे हैं वो प्रवेश भी ले सकते हैं, और कम से कम आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.ignu.ac.in पे जाके उसमें हमारा ई प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है। तो ई प्रॉस्पेक्टस में सारे कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है, उसको देखकर हो सकता है आप किसी दूसरे प्रोग्राम में हो। अगर आप और कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और आपके पास 15 जुलाई तक का टाइम है। तो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रोग्राम में इग्नू के प्रवेश और लेना चाहिए। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस मंच से साझा की कि किस प्रकार से हमारे वो लर्नर्स जो कि इग्नू के द्वारा संचालित सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ डुअल डिग्री से लाभान्वित हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि आप एक साथ में 2 प्रोग्राम कर सकते हैं। यूजीसी के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कीनोट लेक्चर के लिए हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित है प्रोफेसर परवीन कुमार जैन, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, इग्नू मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली। सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी आपको सुनने के लिए आतुर हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स और उद्यमिता की क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से विद्यार्थी अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं। अब मैं सेशन को प्रोफेसर परवीन सर को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रीना कुमारी। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नू। डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, सीईओ जो हनी के एंटरप्रेन्योर हैं और हनी की बेस्ड कंपनी चला रहे हैं। और हमारे रीजनल सेंटर के जितने भी सीनियर कलीग्स हैं, डॉक्टर रीना कुमारी और दूसरे लोग हैं, हमारे कलीग्स स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर और इग्नू के दूसरे कलीग हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं रीजनल सेंटर लखनऊ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, और इग्नू के द्वारा इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा संभावना है। और खासकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम जो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है, जो हम कह सकते हैं कि 50% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो पहले कृषि क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कृषि क्षेत्र है क्या और इसकी क्या विशेषता है, भारत की कृषि की क्या विशेषता है। तब जब इसकी बात करते हैं तो हमारे एक डाइवर्स टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। वहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत तरह की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, और सबसे बेस्ट बात है कि जो भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये सब सूटेबल फेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हम खेती के हिसाब से बात करें। और कई तरह की क्रॉप्स, कई तरह के एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेज हम कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हमारे पास इसमें है। तो अब एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे माइलस्टोन्स हमने एग्रीकल्चर में अब तक अचीव किए। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 353 मिलियन टन पहुंच गया, जो कि 50-51 मिलियन टन हुआ करता था। हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन 43 मिलियन टन हो गया। अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पल्सेस प्रोडक्शन हमें काफ़ी बढ़ गया है, हमारा अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, हम द्वितीय स्थान पे हैं वर्ल्ड में प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन हमारा नंबर 1 है पूरे दिन। तो बहुत ज़्यादा संभावना है। और खासकर एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है हमारी इंडियन इकोनॉमी। 2-3 डेटा सब लोगों को मालूम है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17-18% है हमारा। 50% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में आता है, 45-46% पॉपुलेशन दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फुली फॉर देयर लाइवलीहुड। एक्सपोर्ट्स में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी है, और उसमें भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो अभी एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पहले वाली एग्रीकल्चर नहीं रही है कि जिसमें बस फार्मर्स एक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती करता था। अब की एग्रीकल्चर होगी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। फार्मर्स का आउटलुक भी चेंज हो गया। वह भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह की एग्रीकल्चर आ गई है। तो वह भी बाजार को देखते हुए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो फसल लगाता है, कहाँ उसका प्राइस अच्छा मिलता है, वो सब सारी चीज़ें आजकल देखना। तो एग्रीकल्चर भी डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर आजकल हो गई है। तो डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर, डिमांड ड्राइवन। फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी चैलेंज है। चैलेंजेस की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमारे पास क्या है कि जो लैंड होल्डिंग साइज है बहुत छोटी है, मतलब ओवर लेस देन 1 हेक्टेयर हम बोलते हैं। ओवर जो परसेंटेज जो शेयर ऑफ जो लैंड होल्डिंग है लेस देन 1 हेक्टेयर, वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अभी 85-86% तक जो हमारे यहाँ किसान है वो स्मॉल स्केल हेल्ड उनकी लैंड होल्डिंग साइज है। तो
हमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो क्या तरीका है हमारे पास? तरीका एक ही है हमारे पास, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़वा देना। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें उसको कॉमर्शियल जितने भी रिसोर्सेज है उनको हम यूटिलाइज करके कैसे आमदनी बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ों पर हमें गौर करना है। और इसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी है। और खासकर जो हम देखते हैं कि आजकल जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योरशिप की जो बात करें, उसमें गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है और इसके द्वारा ही हम एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मेरे को अलाउ कर दीजिए प्रेजेंटेशन के लिए। लेट मी अलाउ मी टू प्रेजेंट दिस। सो बेसिकली क्या है, सर जस्ट अलाउ कर रहे हैं आपको, आ जाए अलाउ कर दीजिए प्रेजेंटेशन के लिए। सो एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज है, संभावना है, उनको हमें वी हैव टू हार्नेस। अच्छा ठीक है, जस्ट प्रेजेंटेशन जस्ट Are you able to see the presentation? Yes sir. Okay. So हमारे पास स्मॉल स्केल फार्मिंग है, ठीक है। ये 86-85% फार्मर्स स्मॉल स्केल फार्मिंग हमारे पास है। तो हमने इनकी इनकम बढ़ानी है। और जैसे भी मैंने बोला अभी आप सभी को कि एग्रीप्रेन्योरशिप इज द ओनली आंसर टू एनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो। और जो एग्रीप्रेन्योरशिप जब हम लाएंगे तो ये एक जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी। और जो इकोनॉमी में जो सस्टेनेबल ग्रोथ में ये इसका एक एग्रीकल्चरल बेस्ड एंटरप्राइजेस का एक सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन होगा, लगातार कंट्रीब्यूशन इसके द्वारा होगा। और कई जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी चैलेंजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो रूरल एरिया की पीपल्स अर्बन एरिया में आ रहे हैं और जो एग्रीकल्चरल लेबरर ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया कि लैंड होल्डिंग की साइज कम होती जा रही है तो वो लेबरर बनते जा रहे हैं। तो उन सब का आंसर क्या है? एग्रीप्रेन्योरशिप उसका एक आंसर है कि हमने एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेज को कंट्री में प्रमोट करना है। तो ये बेसिकली एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा अगर हम एग्रीप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर पाए एग्रीकल्चर में। तो उसमें क्या करता है, कृषि एक बिजनेस बन जाएगी, कृषि एक व्यापारिक मॉडल जिसको बोलते हैं कि कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर बन जाएगी एग्रीप्रेन्योरशिप की तरह। उससे क्या होगा कि फार्मर्स की आमदनी बढ़ेगी, साथ के साथ एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा। एग्रीकल्चर बहुत इनोवेटिव एग्रीकल्चर बन जाएगी, उसमें भी हमें क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके लिए इनोवेशंस आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो इनकम बढ़ाने की और प्रॉफिट बढ़ाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेगी। तो मेरा जो बेसिकली जो मेरे प्रेजेंटेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव और जो फोकस होगा कि जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प कर सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं जो फार्मर्स और जो हमारे युवा हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के, वो उससे सीख सकते हैं। उसमें हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के जो थोड़ा सा 3-4 स्लाइड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पहले मैं बताऊंगा कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर 2005 में इग्नू में बना और उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत है उसको हमें मजबूत करना है और उसके लिए हमें ओपन एंड डिस्टेंस जो टेक्नोलॉजी है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टेक्नोलॉजी, उनको यूटिलाइज करके ह्यूमन रिसोर्सेज वी वांट टू डेवलप। और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में और दूर दराज के जो लोग हैं और जो लर्नर्स है वहाँ पर कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक हम क्वालिटी इक्विटेबल एजुकेशन वी वांट टू डू। But of course, we want to enhance the knowledge, skills, and entrepreneurial capability in agriculture sector to improve the livelihood of the farmers and rural people. So, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोग्राम जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, उनमें मेजर फोकस हमारा रहा है कि रूरल यूथ और फार्मर्स, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं और जो फार्मर्स हैं उनको हमने मेजर टारगेट किया। उनके क्षेत्र की संभावनाओं के लिए जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या वोकेशनल हम वोकेशन स्टार्ट कर सकते, नए उद्यम स्टार्ट कर सकते, उन लोगों को हमने हमारे प्रोग्राम्स में ध्यान रखा है। तो
ऑफकोर्स महिलाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर की महिलाएं जो काम करती है, और खासकर लाइव स्टॉक और जो दूसरे एग्रीबेस्ड एंटरप्राइजेज जो उनमें काफी उनका रोल होता है, तो उनको हमने ध्यान में रखा है। अनएम्प्लॉयड यूथ और जो ड्रॉप आउट्स जो कन्वेंशन एजुकेशन नहीं जा पाते, उनको हमने ध्यान रखा है। ऑफकोर्स एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एंटरप्राइजेज है, वहाँ पर जो टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर रोल होते हैं और अब मैनेजर रोल होते हैं, उनके लिए भी हमारे प्रोग्राम से तो, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ऑलरेडी लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है सर। हेलो फिर से शेयर करिए सर। हेलो, कोई आर यू एबल टू सी दी पीपीटी? नो सर, सर फिर से शेयर करिए सर। पीपीटी दिखाई नहीं दे रही क्या? नो सर, अभी नहीं दिखाई दे रही है। नो सर। अच्छा, रीशेयर कर दीजिए सर। रीशेयर कर देता हूँ आपको। अब बताइए। Yes sir, now it's visible. Is it okay now? Yes sir. Okay. So what is the importance of our agriculture programs or School of Agriculture programs in IGNOU? So we have designed our programs in 5 categories. First is the sensitization types of programs, where we want to give some awareness programs. Awareness programs मतलब किसानों को, जो ग्रामीण युवा है, उनको एक थोड़ा सा जागरूक हम करना चाहते हैं, और ये बहुत ही छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, 2 महीने के 3 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं। वो बेसिकली वो छोटा प्रोग्राम्स है। जो दूसरे जो मुख्य प्रोग्राम्स है हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इग्नू में, वह है एम्प्लॉयबल स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, और यहाँ पर हमने 6 मंथ के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है। और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की विशेषता ये होती है कि ये इनको करने के बाद एक स्किल उनको मिलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर की स्किल को प्राप्त करके जो हमारे ग्रामीण युवा है, उनमें अपना एक उद्यम स्थापित कर सकते हो। ये उसका प्रोग्राम। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स है। यहाँ पर हमने 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, और इसमें 5-6 प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है, उनकी डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। और ऑफ कोर्स कंटिन्यू एजुकेशन और रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स भी है। वहाँ पर आप खुद अपना बड़ा एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं, या कोई किसी बड़ी एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में आप जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स। पहले एक बार लिस्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है, जो कि आप लोगों को हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो 2 हमारे पास मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स है। उसमें एक MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो कि हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। ये 2 साल का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद में इसकी डिटेल्स बाद में हम बताएंगे। फिर हमारे पास MSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और 2-3 साल से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स इसमें आ रहा है, और लर्नर्स इस प्रोग्राम में काफी इंटरेस्टेड रखते हैं। फिर हमारे पास PG सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम से PG लेवल, इसमें एडमिशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद इसमें एडमिशन मिलता है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये 3 प्रोग्राम है। एक हमने लास्ट ईयर UG डिग्री प्रोग्राम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया है, BSc इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। देन हमारे पास 6 डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, जो कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वह है डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी। 3 प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें एंटरप्राइजेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको पूरा हमने सिखाया है। एक डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में जो एग्रोबेस्ड जो एंटरप्राइजेस है, उसमें नर्सरी की बात कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग की हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर नर्सरी की बात कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर की हम बात कर सकते हैं। वो सारे जितने भी एंटरप्राइजेज है उसको डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में हमने कवर किया है।
और रिसेंटली लास्ट ईयर हमने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पोस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम में बेसिकली हमने हमारा फोकस है कि फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसमें फार्मर्स की यहाँ पर कोस्ट मैनेजमेंट मतलब जो उत्पादन की जो लागत है उसको कैसे मैनेज किया सकता है और उसका रिटर्न और उसकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इन दोनों एस्पेक्ट को इस प्रोग्राम में हमने कवर किया। वो 5 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, सेरिकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारे इंटरप्राइजेस बेस्ड प्रोग्राम है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। और इसको करने के बाद विदिन 6 मंथ में एक बच्चा तैयार हो सकता है इसमें और अपना इंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है। और अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे पास डिप्लोमेंट डेयरी फार्मिंग। तो इस तरह के हमारे पास प्रोग्राम है। इसके अलावा हम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की से 8 जो मूक्स प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जो सेम प्लेटफॉर्म पर आप जाके देख सकते हैं। सो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए और एग्रीप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, जो कि एक नए युवा को आना चाहिए। और मैं सबसे पहले ये बात बनाना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की और लगाने के लिए जरूरत होती है, ये कोई बाय बर्थ से आए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसको सीखा जा सकता है और सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एप्रोप्रिएट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज रिलेटेड टू जो भी आपने क्षेत्र चुना है, पोल्ट्री चुना है या बी कीपिंग चुना है या कोई नर्सरी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप उसमें क्या क्या उसके क्षेत्र की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल से रिलेटेड उससे जो भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है या जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिससे भी रिलेटेड अगर आप जूस बनाने का कोई आप इंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो, उसको फ्रूट्स की कौन से होना चाहिए, उसकी वैरायटी होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन कब होता है, कौन से सीजन में उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी कितने दिनों तक उसको रख सकते हैं, ये सारी आपको ना उसकी कीपिंग क्वालिटी कैसी है और तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए आपको एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, उसको आपको चाहिए मैनेजरल और टेक्निकल स्किल्स चाहिए। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को आप यू वांट टू रन इन ए प्रॉफिटेबल मैनर, आपको कंप्लीट स्किल्स चाहिए। स्किल्स के चाहिए आपको इनपुट को मैनेज करना है, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, आपको मार्केटिंग को मैनेज करना है और इवन टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको दीज आर द स्किल्स यू रिक्वायर। मतलब आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, आपको मैनेजरल स्किल्स चाहिए, दोनों तरह के आपको स्किल्स चाहिए। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास होना चाहिए एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। मतलब आप उस एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक नया उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए राइट माइंडसेट। मतलब आप तैयार होने चाहिए कि मैं काम करना चाहता हूँ। आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए एज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। उसमें जितने भी रिस्क आते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा, और खासकर जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि बीइंग ए बायोलॉजिकल नेचर इन एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन रिस्क भी हो सकती है, मार्केटिंग रिस्क हो सकती है, फिनेंस से रिलेटेड रिस्क हो सकती है, प्राइस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड कंज्यूमर एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्शन हो उसकी डिमांड सीजन टू सीजन होती है एग्रीकल्चर का। इवन अरेंजिंग दी रॉ मटेरियल इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग जॉब इन एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेस। तो उसमें काफ़ी रिस्क होती है। तो आपके पास इतनी स्पिरिट होनी चाहिए कि यू कैन मैनेज द बिजनेस। सो आप राइट माइंडसेट यू टू डेवलप और विलिंगनेस। तो ये सारी जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, ये आप डेवलप कर सकते हैं। और उसके तरीके हैं, मतलब तरीके जैसे हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स आप करेंगे तो आपको काफ़ी आपको सहयोग मिलेगा और काफ़ी जानकारी और स्किल्स आपको मिलेगी। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स इन एग्रीकल्चर। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इग्नू में जो प्रोग्राम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स में आपको कंप्लीट सेट देते हैं। वो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा।
उसमें मिलेगा कि जो कंप्लीट डेयरी सेक्टर्स का स्टेटस मिलेगा, प्रोस्पेक्ट्स मिलेगा, उसमें कितना प्रोडक्शन है कंट्री में, किन किन एरियाज में आप डेयरी इंटरप्राइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सारी कंप्लीट जानकारी, उसका एक्सपोर्ट का प्रोस्पेक्ट क्या है और कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, मतलब डेयरी इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए, उसके प्रोसेसिंग की टेक्निक्स, उसके पैकेजिंग, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, ये सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको बना सकते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टेक्निकल एस्पेक्ट भी मिलता है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है डेयरी से, वो सारी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जो मैनेजरल स्किल्स चाहिए, जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मैनेजरल स्किल्स चाहिए, उसमें डेयरी प्लांट मैनेजमेंट, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल और मार्केटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी हमारे प्रोग्राम से। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज चाहिए, लाइसेंसिंग कैसे होती है, कौन कौन से क्लियरेंस चाहिए, वो सारी जानकारी भी हमारे प्रोग्राम्स में मिलती है। तो इसलिए हमने प्रोग्राम्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि यू विल गेट द कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम। तो सबसे मुख्य बिंदु होता है जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है तो अपॉर्चुनिटीज जो आपके एरियाज में है उसको आइडेंटिफाई करना। तो समटाइम्स आपके पास बहुत सारी क्रॉप्स हैं या एग्रीबेस्ड एंटरप्राइजेज ऑलरेडी हैं या रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत सारे तरीके हैं, वो कंप्लीट डिटेल हमारे प्रोग्राम्स में आपको मिलती है। तो कुछ ऑलरेडी अवेलेबल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से सब यू कैन आइडेंटिफाई। Sometimes you can generate the new opportunities, related to agri-based enterprises. Some consumers की डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसके फॉर्मेशन में यू कैन मेक सम चेंजेज और नया एक अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो एग्री बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है उसको यू टू असेस, मतलब ऐसा नहीं कि एक आइडिया आ गया जस्ट स्टार्ट कर देंगे, आपको आइडिया आने के बाद में उसको प्रॉपर्ली यू टू असेस कि वाकई में उसकी जरूरत है नहीं और उसमें सक्सेस के चांसेस कितने हैं और उसकी मार्केट में डिमांड भी है नहीं, तो यू टू कंप्लीटली असेस। तो these are the important aspect when you want to start the entrepreneurial activity in your interest area. अब मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स में थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ कि कहाँ कितनी जो कौन कौन सी एरियाज है उनको हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, उनमें लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स ऑन ऑफर है जिनके थ्रू है ना आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली करने के बाद स्मॉल डेयरी फार्मर्स छोटी डेयरी 5 गायों की और या 3 गायों की, 2 गायों की या 2 किलो की आप डेयरी लगा सकते हैं। तो मिल्क से रिलेटेड जितने भी, और साथ ही साथ मिल्क प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से ले एक चिलिंग सेंटर, मिल्क प्रोक्योरमेंट का चिलिंग सेंटर बना सकते हैं, या डेयरी फीड और डेयरी फोडर प्रोड्यूसर आप बन सकते हैं। उस तरह की जानकारी और उसमें इस अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेयरी फार्मिंग हम देते हैं। सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर एक हमारे 6 महीने का प्रोग्राम होता है। तो उसमें प्री कोकून सेक्टर और पोस्ट कोकून सेक्टर्स में काफ़ी संभावना है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने की, तो उसको हम सिखाते हैं। उसमें रेजिंग ऑफ मलबरी नर्सरी, प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ सिल्क वर्क, एक कोकून प्रोडक्शन से रिलेटेड। पोस्ट कोकून सेक्टर की हम बात करें तो सिल्क रीलिंग, सिल्क ट्विस्टिंग, सिल्क यार्न फैब्रिक डाइंग और प्रिंटिंग, सिल्क वीविंग एंड सिल्क फैब्रिक फिनिशिंग, कोकून एंड सिल्क बेस्ड हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पर सेरिकल्चर बेस्ड इंटरप्राइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें हमारा मेजर फोकस होता है पोल्ट्री फार्म्स रिलेटेड बिजनेस। वहाँ पर ब्रॉयलर, लेयर और ब्रीडर फार्म आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट। पोल्ट्री फीड प्लांट आप लगा सकते हैं, हेचरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स द मार्केटिंग ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर फील्ड, प्रोसेसिंग ऑफ एग्स एंड ब्रॉयलर बर्ड्स, ये सब आप हम इससे रिलेटेड एंटरप्राइजेस जो सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड उसमें आप सीख सकते हो। बी कीपिंग का तो अभी जो मेजर कवरेज हम डॉक्टर नितिन करेंगे। तो हमारे पास सर्टिफिकेट बी कीपिंग भी है और उसमें हनी बी हैंडलर
और हनी बी एक्सट्रैक्टर, हनी बी कॉलोनी मैनेजर, इस तरह के इवन की जो प्रोफाइल भी बनते हैं हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू, तो हनी बी से रिलेटेड एंटरप्राइज लगाना सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का 6 मंथ का प्रोग्राम है। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मर्स बन सकते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोड्यूसर बन सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल मैनेजर जो होता है इम्पोर्टेंट, जो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड होता है वो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफायर आप बन सकते हैं। इस तरह के जॉब रोल्स हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप सीख सकते हैं। देन डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है, वहाँ पर गार्डनिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, प्लांट प्रोपेगेटर्स नर्सरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ऑर्चार्ड लगा सकते हैं, और फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। जो 1 ईयर का मीट टेक्नोलॉजी का हमारा डिप्लोमा है, उसके थ्रू आप एनिमल और पोल्ट्री फार्म ओनर का बिजनेस कर सकते हैं, मीट प्रोड्यूसर्स, मीट शॉप ओनर, मीट प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिजनेस, पोल्ट्री प्रोसेसिंग रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे बिजनेस इसमें थ्रू डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी हमारा प्रोग्राम है, उसमें आप मिल्क कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है, या मिल्क प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टर आप से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, पनीर, घी, खोवा, उस तरह से जो भी बनते हैं प्रोडक्ट्स, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, उनको बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। मिल्क पार्लर और मिल्क बूथ आप लगा सकते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स, इस तरह के, और एक्सपर्ट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, इस तरह के बिजनेस आप थ्रू डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। देन वी हैव द डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यहाँ पर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोक्योरमेंट रिलेटेड बिजनेस और ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस आप सीख सकते हैं। पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और इस तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स द प्रोसेसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के केस में। वहाँ जूस और ड्रिंक्स से रिलेटेड जूस पेय पदार्थ आप बना सकते हैं, जाम, मार्मलेड, ये इस तरह के पिकल्स, ड्राइड प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, टोमेटो केचप, कैंड प्रोडक्ट, इस तरह से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो इंटरप्राइजेज आप लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स दी होलसेलर, रिटेलर और एक्सपोर्टर, ये तो बिजनेस आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सप्लायर्स बन सकते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट मेकिंग में आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू रेनफेड फार्मिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। लाइवस्टॉक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ें डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट पे आप सीख सकते हैं। और रिसेंटली लास्ट ईयर बेसिकली हमने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का है कि हाउ वी कैन एनहांस दी फार्मर्स इनकम। और उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो उसको कॉस्ट को रिडक्शन करना है फार्मर्स के यहाँ पर, और इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो उससे रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी है हम इस डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कॉस्ट मैनेजमेंट में हमने कवर की है। उसके बाद लास्ट ईयर हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, बीएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। सो एक्चुअली फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट में काफ़ी नई संभावनाएं आई है। और पर्टिकुलरली जो भी फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑडिटर, और इवन जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। और आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। उसके लिए तो बीएससी हमने स्टार्ट कर दी है उस प्रोग्राम में। एंड देन वी हैव द एमएससी एज वेल, एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, और पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट भी। तो जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है और बिजनेस प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। तो फूड सेफ्टी टीम लीडर बन सकते हैं, मेंबर इन फूड इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ऑफिसर इन रेगुलेटरी बॉडीज, क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसिंग और अथॉरिटीज है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप टेक्निकल ऑफिसर्स बन सकते हैं। और जिस कंप्लीट जो सप्लाई चेन है फूड से रिलेटेड, रिटेल चेन है, वहाँ पर आप टेक्निकल पर्सन और सुपरवाइजरी रोल मिल सकता है।
Of course, auditors in certification and inspection bodies related to food, उसमें आपको जॉब मिल सकता है. और इवन सर्टिफाइंग प्रोफेशनल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आपको सर्टिफाइंग प्रोफेशनल, क्योंकि इसमें ये टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, तो कंसल्टेंट इस तरह के जॉब भी अवेलेबल होते हैं. सिमिलरली हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, तो वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ऑडिटर इन सर्टिफिकेशन, ट्रेनर्स है, काउंसलर, इस तरह की संभावनाएं हो जाता है. और साथ में हमने 2 प्रोग्राम्स स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से जो प्योरली ऑन एग्री बिजनेस आधारित है, और उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस जो 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा है, और इसको करने के बाद ट्रेंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में हम तैयार करते हैं. और खासकर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मेसी रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री, उनके लिए हम ट्रेंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल मीन्स टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, जो मैनेजरल एस्पेक्ट है उसको हम कवर करते हैं. और जो मेजर जो स्टार्टअप एक्टिविटी जो इस प्रोग्राम में हम करीब ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, वर्मी कंपोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनाइजेशन से, एग्री इनपुट इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केट, इस तरह के एंटरप्राइजेस को हमने काफ़ी फोकस किया इस प्रोग्राम में. और लास्ट ईयर ऑफकोर्स हमने फुल 2 इयर्स का MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कम्पिटेड बिजनेस प्रोफेशनल एग्रीकल्चर्स और जो फूड और एलाइड सेक्टर है, उनके लिए हम बिजनेस प्रोफेशनल वी वांट टू डेवलप. और इसकी प्रोग्राम के थ्रू वांट टू स्टार्ट encourage the startup entrepreneurship agriculture among the farmers, intermediaries, traders in agri-business chain, business professional. We want to develop specific managerial skills related to agriculture sector. We want to give through this program. And जो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हम not only the managerial aspect, but we also cover the technical aspect of the project, so you can start your own business completely. So इस तरह के हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू, और मेजर फोकस हमने उसमें इस प्रोग्राम में रखा है, जो टारगेट ग्रुप रखा है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, जो एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहता है, उन लोगों के लिए प्रोग्राम बहुत ही सूटेबल है. ऑफ कोर्स द प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, वो लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं. टेक्नीशियन और मैनेजरल जो रोल्स और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होता है, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत सूटेबल है. स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत सूटेबल है. और ऑफ कोर्स द रिसर्चर और सम मैनेजरल जॉब चाहिए मार्केट से रिलेटेड, उनमें ये प्रोग्राम बहुत सूटेबल है. और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के और जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बहुत सूटेबल हो, जो MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. So these are the programs School of Agriculture offering. उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल सकती है. तो ये और भी कई सारे एरिया है जहाँ पर एग्रीप्रेन्योरशिप बन सकती है. These are the some of the important area through on which we provide the entrepreneurship, learning or skills, or impart the knowledge in this area. So इसमें अगर कोई भी क्वेरी होगी तो I will be happy to answer. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस मुद्दे पर आपने इग्नू के द्वारा संचालित सभी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशंस यहाँ पर डिलीवरी किया. और साथ ही आपने बताया कि किस प्रकार से किसी को भी जो एग्रीकल्चर के फील्ड में उद्यमी बनना चाहते हैं, किन किन स्किल्स का होना जरूरी है, किस प्रकार से वो वास्तव में खेती बाड़ी को किस प्रकार से एक व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही और साथ ही आपने इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी इन्फॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट PPT के माध्यम से किया. तो हम सभी को जो कि नॉन एग्रीकल्चर फील्ड के लोग हैं, उन सबको भी सारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हुए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, CEO रॉयल हनी एंड बी फार्मिंग प्रोडक्ट्स लखनऊ. सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है. आप हनी की फील्ड में एक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी के क्षेत्र में लंबे समय से आपका
कार्य है और आप विभिन्न स्टेट्स में जुड़े हुए हैं और इस समय आपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं जो कि मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह सर को ये सेशन हैंड ओवर करती हूँ। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को नितिन सर। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अब आवाज आ रही है। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिन सिंह और सीईओ रॉयल हनी एंड बी फार्मिंग प्रोडक्ट सीईओ हूँ, लेकिन अपने आप को उद्यमी बनना अच्छा लगता है सुनना मुझे, तो एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने पीएचडी किया है बी फार्मिंग में और पोस्ट डॉक रहा हूँ इजराइल में, जर्मनी में, और सब कुछ क्विट करके मैं और मेरी वाइफ भी साथ में रिसर्च साइंटिस्ट रही हैं। हम लोग क्विट करके इंडिया लखनऊ में आके हम लोग बी कीपिंग के काम करना शुरू किया और साथ में उसके प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट किया। आज जो हम प्रेजेंटेशन देंगे आपको किस तरह से किसान, उद्यमी और अपने प्रोडक्ट को कैसे बाजार में उतार सकते हैं उसके बारे में डिटेल हम बताते चलेंगे। मैं परमिशन लूंगा मैम से कि मैं अपना स्क्रीन को शेयर करूं। बिल्कुल सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम? हाँ सर, स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पीपीटी ऑन नहीं हुआ है सर। नहीं आ रहा है ना? हाँ स्क्रीन नहीं हो रहा है, वो तो अपनी उसकी पीपीटी की स्क्रीन की बात कर सर रहे हैं। पीपीटी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी आपका। एक अच्छा, अभी नहीं दिखाई दे रही मैम? नहीं सर, अभी भी नहीं दिखाया सर। नितिन सर, आप यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप भेज सकते हैं आप हमें भी, यहाँ से हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। जी जी। आप उसे भेज भी दीजिए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। नितिन सर के लेक्चर के बाद हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस भी ले सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के। विद्यार्थी एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके संबंध में जो भी आपकी जिज्ञासा होगी तो आप अपने प्रश्नों को नोट डाउन कर लेंगे। और लास्ट में हमारे साथ क्योंकि प्रोफेसर परवीन कुमार जैन सर भी जुड़े हुए हैं तो आपके प्रश्नों को हम निश्चित रूप से लेंगे। हमारे साथ हमारे एकेडमिक काउंसलर्स भी इस मंच पर बने हुए हैं, तो जो भी उनकी प्रोग्राम से संबंधित क्वेरीज होंगे उनको रेस्पॉन्ड किया जाएगा।
अभी हम नितिन सर के पीपीटी का इंतजार कर रहे हैं। इग्नू के द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। जो विद्यार्थी जुलाई 2025 में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहेंगे, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो भी हमारे प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, जिसमें कि अभी विस्तृत चर्चा की गई है कि सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्रोग्राम, जिसमें कि एमबीए इन एग्री बिजनेस प्रोग्राम महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स के लिए भी आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध ई प्रोस्पेक्टस पर डिटेल्ड उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी नितिन सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, उन सभी को ई सर्टिफिकेट भी प्रेषित किया जाएगा। तो आप अपनी अटेंडेंस को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना नाम और प्रोग्राम का नाम जरूर शेयर करें। चैट बॉक्स में मेरा पार्टिसिपेंट से अनुग्रह है कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप कर दें। इसके साथ ही आपके प्रोग्राम का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, ताकि ई सर्टिफिकेट और इस वेबिनार के पार्टिसिपेशन का आपको शेयर किया जा सकेगा। शीघ्र ही हमारी टेक्निकल टीम पीपीटी को शेयर करेगी। इन द मीन टाइम पार्टिसिपेंट्स अपना नेम चैट बॉक्स में टाइप कर दें। हेलो सर बस अभी स्टार्ट ही हो रहा है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं चर्चा को। हेलो सर आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम लोग। ठीक है मैम, आपको पीपीटी शेयर कर दिया मैंने। हाँ सर, वो अभी शेयर कर रहे हैं सर अभी। हाँ तो आवाज आ रही सबको हमारी? जी सर सुन पा रहे हैं। तो जो आज की टॉक है हम स्टार्ट करेंगे। बी मेक्स हनी एंड हनी मेक्स मनी, मतलब मधुमक्खियां हनी बना रही हैं और हनी से ही हम उद्यमी बन सकते हैं। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, नौकरी
और जॉब में या बिजनेस में अंतर क्या है। जो जॉब आदमी करते हैं, काम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में काम करते करते रिटायर होंगे। जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो उसको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, वो एक से स्टार्ट करेगा। तो सबसे बड़ा तो अंतर एक नौकरी और बिजनेस में यह है। और आज के डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली के पिताजी ने दादाजी ने स्टार्ट किया था और इस समय तीसरे जनरेशन पे ये काम चल रही है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी नेक्स्ट। अब आता है, जैसे प्रवीण सर ने बताया, फार्मर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है, किसान और उद्यमी में अंतर क्या है। ये जो उद्यमी शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है। हम लोग के पूर्वज, हमारी दादी नानी, वो लोग भी उद्यमी रहे हैं। फर्क क्या है, कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे उस समय गांव में आम होती थी, आम को काट के उसके पिकल बनाए जाते थे, और गांव में जब कुछ बेचने को आता था, आइसक्रीम हुआ या तरबूज हुए, तो वही प्रोडक्ट दे के वो लोग प्रोडक्ट बाय बैक ले लिया जाता। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक उद्यमी थी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया और उन्होंने किसी को दिया और सामान को खरीद लिया। तो जो किसान होते हैं वो अपने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बनाने के बाद जैसे आलू की खेती हुआ, लौकी की खेती हुआ, या कोई ग्वाला है दूध निकाल रहे हैं, या कोई मधुमक्खी पालक है जो शहद निकाल रहे हैं, वो निकाला और औने मोने भाव किसी को भी बेच देते। यहाँ उद्यमी का क्या काम होता है, उद्यमी अपनी प्रोडक्ट खुद बनाया, उसकी ब्रांडिंग किया और उसको बाजार में बेचा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी है, पैकिंग भी खुद करनी है और उसकी मार्केटिंग भी खुद करनी है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है किसान और एंटरप्रेन्योर में। एंटरप्रेन्योर एक कला है, एक पैशन है। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए क्या क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैशन। इसके अंदर पैसा आना चाहिए, मतलब जुनून कि एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ नहीं कहीं से हमने पढ़ाई कर लिया और एंटरप्रेन्योर बन जाए। उसके लिए एक पागलपंती होनी चाहिए, उसके लिए एक जुनून होनी चाहिए, उसके लिए ना कोई दिन है, ना रात है, ना सुबह है। जब चाहे तो उसको अपने प्रोडक्ट, अपने पैशन के बारे में ही सोचना है। दूसरा पेशेंस, जो मेरा अपना उदाहरण है। आदमी हाई स्कूल पास करता है, 10 साल तक इंतजार कर लेता है, वेट कर लेता है, लेकिन जब कोई एंटरप्रेन्योर बनने जाते हैं वो 6 महीने भी इंतजार नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस रखना इसके ऊपर। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तीसरा पॉइंट, प्लान। कोई भी काम को प्लान करना बहुत जरूरी। बिना प्लान, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि अपना बिजनेस शुरू किए तो अपने मन से सोए, अपने मन से उठे, नहीं। एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा कि 10 बजे अगर घर से ही शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 10 बजे सुबह अपने उठना है, अपने प्लान को करना है, ये काम करना है, तो वो प्लान होना चाहिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, भूख, हंगर। जैसे भूख लगती है तो जो मिलता है वो खाते हैं, वैसे ही आपको अचीव, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भूख होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक उद्यमी बनने के लिए मेरे हिसाब से 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पैशन, दूसरा पेशेंस, प्लान और हंगर। ये 4 चीज अगर आपके रहेंगे तो आप आगे चल के इसके ऊपर सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब एंटरप्रेन्योर के फायदे क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आप अपने खुद डिसीजन मेकर हो सकते हैं, एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप खुद अपने मालिक होंगे, आप अपने ओनर भी रहेंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद अपने बॉस भी होंगे। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको कोई बदल नहीं सकता, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी सक्सेस है एंटरप्रेन्योर होने की। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैंने पीएचडी किया, मैं साइंटिस्ट रहा हूं इजराइल में, जर्मनी में, लेकिन
उतनी पब्लिकेशन, उतनी टारगेट उतने लोगों तक नहीं पहुंचा कि जिस तरह से एक मधुमक्खी के ऊपर काम करके, एक बी कीपिंग के ऊपर काम करके और यहां तक पहुंचा। इसलिए मैं कहता हूं, माई आइडेंटिटी ऑन दिस अर्थ इज ओनली ड्यू टू दिस टाइनी इंसेक्ट। एक बहुत छोटी सी कीट है मधुमक्खी, एक बहुत छोटी सी कीट की वजह से मेरी आइडेंटिटी बनी है। अगर आज मैं इग्नो के साथ जुड़ा हूं, वो इसलिए नहीं हूं कि मैंने पीएचडी किया है, इसलिए जुड़ा हूं कि मैं एक बीस पे काम कर रहा हूं। अगर देखा जाए, ठीक है, डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट कोर्स इंपॉर्टेंट है, सब चीज अपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पहचान कौन दे रहा है मुझे? एक छोटी कीट। वो छोटी कीट के ऊपर अगर हम काम करेंगे, एक जीव को आप बचाओगे, वो जीव चाहे आपका, जैसे सर ने बताया सिल्क वार्म है, जैसे सर लोगों ने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग है, खेती है, या एक छोटी कीट इंसेक्ट है, किसी भी जीव की सेवा करेंगे, किसी भी जीव को बचाएंगे तो आपको अपनी पहचान खुद मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, आई एम प्राउड टू बी नोन एज बी कीपर एंटरप्रेन्योर, एंड बी एंटरप्रेन्योर बिल्ड इंडिया एवरी डे। कोई भी उद्यमी रहेंगे किसी भी चीजों में, वो अपने गांव को आगे बढ़ाएगा, गांव आगे बढ़ेगा, तहसील आगे बढ़ेगा, तहसील आगे जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट आगे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आगे जाएगा तो स्टेट जाएगा, स्टेट जाएगा तो देश जाएगा। तो अपने आप को अपनी फैमिली से ही आगे बढ़ाना है और उसी पे हमें उद्देश्य करना है, उद्देश्य को कैंडिडेट करना है। तो एट लास्ट में इसमें ये कहना चाहूंगा, आई एम प्राउड टू बी नोन एज अ बी कीपर एंटरप्रेन्योर एंड बी एंटरप्रेन्योर बिल्ड इंडिया एवरी डे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसे अगर आपकी मोबाइल खराब हो जाती है, आप लोग दूसरी मोबाइल ले लेते हैं। अगर आप ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बस छूट जाती है तो आप लोग दूसरी बस कर लेते हैं। आज के डेट में हम कहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ डायनासोर ऑन दिस प्लेनेट। कहते हैं कोई डायनासोर देखा भी नहीं है, ना देखते हैं, सब टीवी पे देखते रहते हैं हम लोग। ऐसा ना हो कि अगर हम मधुमक्खियों की सेवा ना करें, मधुमक्खियों को ना बचाएं, तो कोई ये भी नहीं कहने वाला होगा कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। काम करना, बिजनेस करना, उद्यमी बनना, डिग्री लेना एक अलग उद्देश्य है, लेकिन एक मधुमक्खी को बचाना एक अलग उद्देश्य है। अगर मधुमक्खियां नहीं रही, अगर मधुमक्खी मर गई तो हम भी मर जाएंगे। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो 4 साल के अंदर हमारा मानव जाति भी इस धरती से खत्म हो जाएगा। इसलिए मधुमक्खी कहती है, अगर आई डाई यू डाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे अनुरोध है कि मधुमक्खियों को बचाने के लिए आगे आइए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप मधुमक्खियां का काम कर रहे हैं, अगर कोई कुछ इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो खेती करते हैं, तो अगर किसी का खेत में अगर बी कीपिंग आप कर रहे हैं तो उससे आपकी क्रॉप यील्ड भी बढ़ती है। मधुमक्खियां रहेंगी, आप देखिए कितनी हरी हरी वेजिटेबल्स आपको खाने को मिलेगा, कितनी ग्रीन वेजिटेबल्स मिलेगा। आज हम कभी बाजार में जाते हैं तो कहते हैं लौकी अच्छी नहीं है, तुरई अच्छी नहीं है, भिंडी अच्छी नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? कोई तितलियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, कोई सिल्कवर्म को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, कोई मधुमक्खियों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर हम इनको बचाएंगे तो अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाने को मिलेंगे हम लोग को। तो इसको बचाने के लिए हम लोग को बी कीपिंग की कोर्स को करके ही इसको बचाया जा सकता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मधुमक्खियां केवल फसल को बढ़ाती नहीं है, लेकिन जो गायों के, भैंस के जो दूध हम लेते हैं, उनके चारों को भी पॉलिनेट करती हैं। जैसे मक्का है, बाजरा है, इनके चारों को पॉलिनेट करती हैं और वही हमारे जानवर खाएंगे और उसी पौष्टिक दूध को हम पिएंगे। तो देखिए, मधुमक्खियां केवल सब्जियों के लिए नहीं, मधुमक्खियां हमारे जानवर के लिए भी एक बहुत बड़ा यंत्र है। तो प्लीज इसको आइए हम अपने पॉलिनेटर को बचाएं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आप देखो, अगर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं अपने घरों में, अपने पार्क में, अपने गार्डन में, अपने खेतों में, तो आप देखिए विथ बीस
किस तरह से ग्रीनरी रहेंगी और इतनी हरियाली आएंगे, ऐसे फ्लावरिंग आएंगे, और विदाउट बीज जमीन मिट्टी हमारी बंजर बन जाएंगी। अगर हम मिट्टियों को भी बचाना चाहते हैं तो हमें अपने बीज को बचाना है। तो बी कैन बी यूज एज अ बायोमार्कर इंडिकेटर फॉर हेल्दी इकोसिस्टम। जहां हेल्दी इकोसिस्टम है, अगर हम अपने बीज को बचाना है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन की जाती है। तो आइए हम सब मधुमक्खियों को बचाने के लिए अपने क्लाइमेट को, अपने हेल्दी इकोसिस्टम को, मधुमक्खी का पालन करें, मधुमक्खियों के बारे में ट्रेनिंग लें, मधुमक्खियों के बारे में सर्टिफिकेट कोर्स करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मधुमक्खियां जो हैं हमारी सब्जियां को अच्छा करती हैं, हमारे गायों के चारे के लिए जो दूध हम लेते हैं वो भी पौष्टिक होती हैं, हेल्दी इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है। आप देखो, अगर मधुमक्खियां रहेंगी तो सुपरमार्केट में अलग अलग तरह के मसाले आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, जो 35% ऑफ ग्लोबल फूड के इकोनॉमिक में बढ़त देती है। अगर 20 नहीं रहेंगी तो कोई मसाला हमें नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है केरला। केरला में स्पाइसेस गार्डन में बी कीपिंग की जाती है और वहां पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है पॉलिनेशन के ऊपर। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग हमने आपको बताया। अब बी कीपिंग होती क्या है, मधुमक्खी पालन होती क्या है। एक डब्बे होते मैन मेड, उस डब्बे में मधुमक्खियों का कल्चर करना, मधुमक्खियों को बचाना, बी कीपिंग करना। और जो आदमी इसको करता है इसको करता है उसको बी कीपर कहते हैं, उसको बी कीपर कहते हैं। और साइंटिफिक टर्म है एपीकल्चर। साइंटिफिक टर्म है एपीकल्चर। जो करता है उसको बी कीपर और जहां किया जाता है उसको एपियरी कहते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी बेनिफिट क्या है बी कीपिंग करने से, फायदा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी कीपिंग करने वाले एक भूमिहीन किसान जिसके पास कोई जमीन नहीं है, वह भी बी कीपिंग मधुमक्खी पालन कर सकता है। यही ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। हम कहीं भी किसी भी एरिया में रोड साइड भी हम लगा देंगे तो हमारा काम चल जाए। दूसरा पॉइंट, किसी किसान के पास अगर सरसों करते हैं, अपने मक्का करते हैं, बाजरा करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं तो वहां पे मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो अनएम्प्लॉयड यूथ, हम कहते हैं बेरोजगारी है, तो वो लोग भी इस काम को करके अपने आप को रोजगार सृजन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, काम बहुत हल्का है, सिंपल है, तो हमारे घर की महिलाएं भी इस काम को कर सकते हैं। इस काम अपने बजट के अनुसार इस काम को स्टार्ट किया, जिसके बाद जितना 25,000, 10,000, 50,000 जितना बजट है उसी बजट में इस काम को कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आसान है। अगर आप डेयरी फार्म करते हैं, डेयरी का प्रोडक्शन करते हैं तो नहीं बिकेगा तो टेंशन होता है दूध खराब हो जाएगा। सेरिकल्चर में अगर काम करते हैं तो टेंशन हो कपूर नहीं बिका तो खराब हो सकते हैं। मधुमक्खी पालन में एक सबसे अच्छी बात यह है, इसके बने हुए उत्पाद, मधुमक्खियों के द्वारा बने हुए उत्पाद कभी खराब नहीं होता। मतलब ये कभी खराब नहीं होगा और जितना ही ये पुराना होगा वो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और उसका बाजार में रेट भी अच्छे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या कि पॉलिनेशन करती हैं, परागण करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और परागण क्रिया के द्वारा हमारे फसल की उपज भी इसको बढ़ाती है। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बी कीपिंग के लिए क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मधुमक्खियों के अंदर से डर को खत्म करना। अरे यार मधुमक्खी हमको काट ले, अरे यार, वो डर खत्म करिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे गाय भी सिंग मारती है, गाय भी लात मारते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पालन करते हैं गौ का। कुत्ते भी बार करते हैं, काट सकते हैं, लेकिन उनको भी हम रखते हैं। तो ऐसे मधुमक्खियां हैं, अगर आप इसकी सेवा करेंगे तो आपको ये डंक नहीं मारेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मधुमक्खियों के डर को खत्म करें। दूसरा पॉइंट,
आपको हैंडलिंग अच्छी आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, फील्ड सिलेक्शन। अब रेगिस्तान में हम मधुमक्खी के डब्बे लगाएंगे, वहां थोड़ी कुछ मिलेगा। चौथा पॉइंट, फैमिली, परिवार और पड़ोसी का सपोर्ट। उदाहरण के तौर पे तो आप अपने खेत में या अपने खेतों में मधुमक्खी लगा दिए और पड़ोसी बोला कि भैया ये मधुमक्खी के डब्बे हटाओ, ये हमारे रस को चूस लेते, तो पहले उसको समझाइए। फिर उसके बाद नोइंग अबाउट द बी डिजीज, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीट हो, सबको बीमारी लगती है। तो इनकी बीमारियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी यूट्यूब से नहीं आएगा, वो जानकारी आपको सोशल मीडिया से नहीं आएगा, वो जानकारी आएगा कहीं से सर्टिफिकेट कोर्स करके, कहीं से डिप्लोमा करके, किसी अच्छे बीकीपर के साथ जुड़ के और एक्सपर्ट 1 साल तक ट्रेनिंग करके। इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, कोई आदमी आते हैं हमारे पास भी, रेगुलर आते रहते हैं कि बी कीपिंग करना है, 1 दिन या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग से कोई ट्रेनर नहीं बन जाएगा। उसको गर्मी में कैसे रखना है, ठंडी में कैसे रखना है, बरसात में कैसे रखना है, ये सारी चीजों को जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, इग्नू ये सर्टिफिकेट कोर्स करा रही है, मैं खुद उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से। तो एक ये जब सर्टिफिकेट कोर्स होती है तो आपको पूरी हैंडलिंग होती है, पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी होगी, प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी होती है। तो सर्टिफिकेट कोर्स के द्वारा ही आप करके, डिप्लोमा करके तब इस फील्ड में आइए तो और अच्छा। साथ में पैरेलली टेक्निकली चीजें आप किसी बीकीपर के साथ जुड़िए और उनके साथ जाके काम को सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट टाइम कि जब हम प्रोडक्ट निकलेगा उसका करेंगे क्या अपनी ब्रांडिंग बेचना है, ऐसा एंटरप्रेन्योर कि ऐसा किसान किसी भी ट्रेडर को या किसी बड़ी कंपनी को अपने सामान को बेचते हैं। तो ये भी आपको अपने प्लान में बनाना चाहिए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब कई तरह की प्रजातियां मधुमक्खी की पाई जाती हैं अपनी धरती पे, मोर देन 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में मोस्टली 4 स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं। पहला है एपिस डोर्सेटा, इसको जंगली मधुमक्खी भी कहते हैं। जो जंगली मधुमक्खी हैं वो वही छत्ते लगाती हैं जहां पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन रिचबल नहीं, जैसे पानी की टंकी, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। दूसरा आपका आता है स्टिंगलेस बीज। स्टिंगलेस बीज जमीन के अंदर रहती हैं, और ये जो स्टिंगलेस बी आपकी होती हैं, सबसे अच्छी बात ये है इस स्टिंगलेस बी से आपका ये काटिंग नहीं, और मैक्सिमम 1 kg हनी पर एनम निकलेगा। थर्ड आती है एपिस इंडिका, इसी को कहते हैं इंडियन बीज। 1982 तक पूरे भारत में एपिस इंडिका को या इंडियन बीज को कल्चर किया जाता था। ये रेडियस में 3 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, अब पूरे साल में हम इनसे 5 से 6 किलो शहद निकालते हैं। इसीलिए 1984 में इटालियन बीज आई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसके डेवलपमेंट करा के पूरे हिंदुस्तान में बीकीपरों को डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। इटालियन बीज को कहते हैं एपिस मेलिफेरा या यूरोपियन बीज। ये 6 किलोमीटर रेडियस में ट्रेवल करती हैं और कम से कम मिनिमम 20 kg एंड मैक्सिमम 70 kg हनी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इटालियन बीज जो होती हैं आज के डेट में पूरे नॉर्थ इंडिया में इटालियन बीज सर्वाइव हो रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए। अब इंडियन बीज अगर हम चाहते भी हैं यहाँ पे कल्चर करना तो सर्वाइव नहीं हो पाएगी। मोस्टली इंडियन बीज आपका साउथ इंडिया में सर्वाइव कर रही है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब लाइफ साइकिल ऑफ हनी, मधुमक्खी के बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, और वो देखिए छत्ते के अंदर हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। रानी जब अंडा देती है तो चावल के दाने की तरह, फिर 0 से 3 दिन तक अंडा रहेगा, फिर लार्वा स्टेज आता है 4 से 10 दिन, फिर प्यूपा स्टेज आता है। प्यूपा के बाद मधुमक्खी बड़ी होती है। 21 दिन के बाद मधुमक्खी बाहर निकली। अब बाहर निकलने का मतलब ये नहीं तुरंत ही गई और शहद इकट्ठा करके आ गई, नहीं। पहला काम ये होता है जो उसके बच्चे होते हैं उनको वो खाना दे। तो रंग देखने में सब मक्खी के मधुमक्खियों की एक होती हैं, तो जब वो खाना दे रही उनकी बिहेवियर एक्टिविटी के अनुसार उनको नाम दिया जाता है। जैसे आप देखिए नर्स भी खाना दे रही है तो इसको नर्स भी कहते हैं या माता मधुमक्खी कहते हैं, और ये अपने ग्रोइंग किड्स को खाना देती हैं रॉयल जेन। फिर जैसे और थोड़ी बड़ी होंगी, इस स्लाइड में हमने नहीं शो किया है, तो गार्ड भी होते हैं। गार्ड भी का मतलब ये हुआ
कि वो एंट्रेंस पर बैठी रहती है, अगर कोई मधुमक्खी आती है तो उसको डंक मारती है। फिर उसके बाद आता है फॉरेजर बी। जो फॉरेजर बी होती हैं ये फूलों पे जाती हैं, वहां से मकरंद को लेके आती हैं और उसी मकरंद से ये शहद बनाती है और साथ में पराग लेके आती है। अगर पराग लेके आती हैं तो जब पराग रहेगा तभी रानी अंडा देती है। अगर पराग नहीं रहेगा तो रानी के अंदर एक मैसेज जाता है कि हमारे पास पराग नहीं है, तो रानी अंडा देना बंद कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत हार्ड वर्किंग क्रिएचर है इस प्लेनेट के ऊपर, कभी सोती नहीं है। दिन में शहद इकट्ठा करती हैं, रात को शहद का नमी निकालती हैं। तो लगभग 1 किलो हनी बनाने के लिए मधुमक्खियां 44,10,000 फूलों पे जाके बैठ गया और एक छोटी मधुमक्खी, एक छोटी कीट केवल अपने 45 दिन के जीवन चक्र में केवल 0.8 ग्राम शहद इकट्ठा करती है। देखिए कितना ये मेहनत कर रहे हैं। उस 1 चम्मच हनी को हम कंज्यूम करते हैं तो उस पर हमारी मधुमक्खियां कितना मेहनत कर रही हैं। इतने ये अपने पूरे जीवन चक्र में इस पृथ्वी का 3 चक्कर भी लगा लेती हैं और हम कितने मेहनत करते हैं इसी से पता लगाया जा सकता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, नेक्स्ट स्लाइड पर सर। अब इसमें एसेसरीज में क्या क्या आती है मधुमक्खियां की, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप देखिए, बॉक्स होती हैं, सबसे बॉक्स होती हैं, ब्रूड बॉक्स, इनर कवर, लीड होती है। टॉप कवर होता है, लीड का मतलब टॉप कवर, ताकि गर्मी बरसात में हम अपनी मधुमक्खियों को बचा दें। आप ये देखिए बी फ्रेम आती हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। एक बॉक्स में 10 फ्रेम होती हैं, सेटअप किया जाता है, लाखों मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर बीस होती हैं, नर्स भी, जैसे मैंने बताया जो मधुमक्खियां खाना देती हैं उसको नर्स भी कहते हैं, जो मधुमक्खियां फूलों से रस को लेके आती हैं उसको फॉरेजर भी कहते हैं। नर्स भी, फॉरेजर भी, गार्ड भी, इन तीनों को वर्कर बीस कहा जाता है। तो एक बॉक्स में वर्कर बीस, रानी मधुमक्खी जिसको क्वीन बी, और मेल्स बीस। मेल बीस को ड्रोन बीस भी कहता है और उसका काम है केवल मेटिंग करना। एक रानी मेटिंग करने के लिए 10 मेल बीस को यूज करती हैं और मेट होने के बाद पूरी मेल बीस खत्म हो जाती है। तो ये पूरी, और सबका काम एक ही होता है कि उनको हार्ड वर्क करना अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये टूल्स हैं जो काम आते हैं। आप देखिए स्मोकर है, ये एक धुआं होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मधुमक्खियां अटैक कर रही हैं तो हम धुआं दिखा दें। फिर उसके बाद आप कैच बॉक्स होती हैं, 20 फुट होती हैं, और हनी निकालने वाली मशीन, एक्सट्रैक्टर मशीन, हाथ से नहीं निचोड़ा जाता है, और ये हनी एक्सट्रैक्टर मशीन सेंट्रिफिकल फोर्स पे काम करती हैं। फिर उसके बाद कैप होता है, हाइप टूल होती है, ग्लव्स होता है, ब्रश होता है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या एक्सपेंस आते हैं। जो एक फ्रेम है, देखिए बी फ्रेम नीचे फोटो में डाल रखा गया है। एक बी फ्रेम 300 रुपए की आती है। जैसा कि मैंने बताया एक बॉक्स में 10 फ्रेम आती है, तो 300 गुणे 10, 300 मल्टीप्लाई बाई 10, 3000 रुपीज, और एक बॉक्स आते हैं 500। तो एक पूरा कंप्लीट बॉक्स बनेगा कितने का, 3500 रुपए। और मेरा जो मानना है कम से कम 10 बॉक्स से शुरुआत करना चाहिए। तो अगर कोई किसान या कोई उद्यमी 10 बॉक्स से शुरुआत करते हैं तो 35,000 रुपए। अगर कम से कम 25 किलो भी हनी निकलती है एक बॉक्स से, तो 10 बॉक्स से केवल हनी की 250 केजी हनी निकला। और 250 केजी हनी को अगर आप अपनी ब्रांड बना के, अगर देख रहा हूँ 50 से 60 आदमी आज ये हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो अगर 500 रुपए किलो भी ये जो प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, अगर एक दूसरे को सपोर्ट करके वो उनकी हनी खरीद लें, तो 500 रुपए केजी के हिसाब से भी 250 किलो का 1,25,000 रुपए उनको प्रॉफिट आए। मतलब, लेकिन हाँ, ये नेचर के ऊपर डिपेंड है। नेचर के ऊपर हो सकता है कभी 40 केजी भी निकल जाए, हो सकता है 25 केजी भी निकल जाए, हो सकता है कुछ ना। नेचर का मतलब जैसे फ्लावर आई है, सरसों का फूल है, उसी समय ओले पड़ गए, उसी समय हवा चल गया, तेज हवा चल गया, फूल गिर गए, फूल होगा तभी शहद। तो ये जो चीजें, ये एक्सपेंस है,
इसको कम से कम 3 साल तक करते रहना चाहिए, तभी आपको एक पता दे नहीं कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, अरे ये काम बहुत बेकार है, थर्ड अरे कोई हनी बिक नहीं रहा है। हो सकता है कभी एक दिन 1 किलो बिके, दूसरे दिन 10 किलो बिक जाए, और हो सकता है 50वें दिन पूरी की हनी बिक जाए, लेकिन मेहनत तो 365 दिन करना ही करना पड़ेगा। 365 दिन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अच्छे आउटपुट दे जाए। और मेरा मानना है एक समय में एक ही काम करें, ऐसा नहीं केवल बी कीपिंग है तो हम सेरिकल्चर भी कर लें, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर लें, वो भी कर लें ना। स्टार्टिंग में अगर एंटरप्रेन्योर बनने, अगर डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमडी एमसीएच बन सकते हैं, सर्जन बनते हैं, आंख के अलग होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, तो क्यों ना किसान अलग अलग एक्सपर्टाइज या उद्यमी अलग अलग एक्सपर्ट बने, क्यों सारा काम एक साथ सीखें और एक कर, ये मेरा मानना है। तो एक्सपर्ट बने, चाहे सेरिकल्चर हो, चाहे एपीकल्चर हो, चाहे फिश कल्चर हो, तो उसमें एक्सपर्ट आप बनेंगे तो उसका एक अलग मजा आएगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने इसमें देखिए कि अभी केवल हम शहद का एक अनुमान लगाए थे, लेकिन शहद के साथ साथ बी पॉलन निकलता है, डंक निकलता है मधुमक्खियों का जो सोने के भाव बिकता है, परपोलिस निकलती है और मोम निकलती है। ये सारे प्रोडक्ट भी उसके अंदर आप जोड़ेंगे तो और आपके मुनाफा आएंगे। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए एक मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कई लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन बी कीपिंग भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी देख लीजिए और ये पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप लोग अपने स्लाइड में बना भी लीजिएगा। मधुमक्खियां जब जैसे हम लोग घरों में खाना बनता है, मान लीजिए पनीर बनता है तो नाक से महकते हैं, मधुमक्खियों के पास भी नाक होता है जिसे कहते हैं एंटीना। मधुमक्खी एंटीना से महकी और फूलों के पास जाती हैं डांस करते ग्रूमिंग डांस करते हुए फूलों पर पहुंची और वहां के फूलों को अपने जीभ से रस को चूस लेती। जो जीभ होता है उनके शरीर से डबल इन साइज होती हैं, चूस के हनी चूस के वो वापस अपने घर की तरफ आती हैं। जब घर की तरफ वापस आएंगी तो उनके पेट में 2 पार्ट होते हैं, एक हनी बैग होता है, एक पाचन क्रिया होता है। तो जो मकरंद है उनके हनी बैग में जाता है, हनी बैग में एक इन्वर्टेस एंजाइम होती है, एक एंजाइम है जो नेक्टर को या मकरंद को 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो जो 2 भागों में तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और फिर मधुमक्खी आके अपने हेक्सागोनल अपने छत्ते के अंदर वोमिट करती है। कोई भी चीज अगर हम भी वोमिट करते हैं तो हमारे साथ जो भी खाते हैं वो भी निकलता है, साथ में वाटर भी निकलता है। तो मधुमक्खी भी वोमिट करती है तो उसके साथ पानी होता है, नमी होती है, और उस नमी को दूर करने के लिए मधुमक्खियां पूरी रात पंख हिलाती हैं अपना ऐसे ऐसे करके, और हिला के ऐसे हिलाती हैं और हिला के जो उसके अंदर नमी होता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है, और वो हनी होती है रॉ हनी। और रॉ हनी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखिए पहला पॉइंट में जैसे हनी निकाली, मधुमक्खी ने वोमिट किया और पंख खिला रहे, ऊपर मोम का लेयर बन गया। अब आप देखिए एक स्नाइफ से हम उसको मोम को काटते हैं, और दूसरे पॉइंट में देखिए उसको एक हनी एक्सट्रैक्टर मशीन में हम डाल दिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट किया जाता है मैनुअली। जब रोटेट करेंगे मैनुअली तो हनी नीचे, आप देखिए तीसरे पॉइंट में हमारे हनी बाहर निकलता है, और उसको फिल्टर करके उसकी बॉटलिंग कर। अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग कलर की दिख रही है बॉटल, कोई लाइट कलर, डार्क कलर और रेडिश कलर। इसका मतलब ये है कि मधुमक्खियां 3 किलो, जैसे मैंने आपको बताया था, मधुमक्खियां 3 से 5 किलोमीटर गोलाई में घूमती हैं। तो अगर सरसों का फूल होगा तो सरसों की शहद निकलेगा, अगर लीची का फूल होगा तो लीची की शहद निकलेगा, जामुन का फूल होगा जामुन का शहद निकलेगा। इस तरह से आपको हर एक फ्लावर की आपको शहद मिलेगा, और वो खाने से आपको हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा मेथड है काम करने का। आप देखिए मैं बॉक्स के साथ बैठा हूं फर्स्ट पॉइंट में, और फूल से हनी निकला, हनी निकाला गया, हनी फिर बॉटलिंग हो रही है हमारी, फिर क्वालिटी एनालिसिस भी करते हैं। अब जैसे ऐसा लेम है जहां बॉक्स लगाया गया, जहां लगाया गया है उस एरिया में फूल अगर सरसों की है तो अगर हो सकता है कुछ ऐसे फूलों जो हमारे आंखों से नहीं दिख रही हो, मधुमक्खियों को नाक से महक आ रही है, वो जा रही है, वो महक के लिए क्या आ रही है। तो हो सकता है कभी कभी सरसों के साथ साथ कुछ और भी फूल आ जाए, तो उसको लैब में चेक किया जाता है। पहला चेक पीएच
हर एक हनी का पीएच अलग होगा, हर एक हनी की पॉलन काउंट भी अलग होती है। तो सो जब चेक किया जाता है हर एक हनी का पीएच 4 हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, हनी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो अगर हनी का पीएच 4 है तो मस्टर्ड आ गया, जितना ही नीम है तो 3 हो जाता, तो हर एक हनी का पीएच अलग होगा। और पॉलन काउंट अकॉर्डिंग टू FSSAI, अगर हनी की पॉलन काउंट अबव 45% है तो उस हनी को नाम दिया जा सकता है पर्टिकुलर प्लांट का। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखो ये हमारे फ्लावर्स की हनी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर की, और इन डिफरेंट फ्लावर की जैसे कि मैंने लिखा है डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट विस्कोसिटी होती हैं और डिफरेंट टेस्ट होता है। हर हनी की डिफरेंट कलर टेस्ट होती है और इसकी जो बेनिफिट होती है अकॉर्डिंग टू कलर, इसकी टेस्ट भी बेनिफिट आती है अकॉर्डिंग टू प्लांट। अब आप देखिए फॉरेस्ट हनी ब्लैक इन कलर है, ये मिक्स ऑफ नीम जामुन में हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको उसकी बेनिफिट आएगी उस फ्लावर की। मल्टी फ्लावर हनी है, लीची हनी है, तो हर एक हनी की टेस्ट बेनिफिट हो सकता है, कोई हनी मोटा हो कोई हनी पतला हो, तो ऐसा नहीं कि पतला है तो कहीं से आप लेके आ रहे हनी तो खराब है, तो पतला हनी है। अगर हम लीची फ्रूट्स खाते हैं तो हाथ में क्या होता है, पूरा का पूरा लीची का वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उसके अंदर, पूरा लीची होती है उसके अंदर। जब लीची फ्रूट से वाटरी फ्रूट्स है तो जाहिर सी बात है उसकी हनी भी पतली होगी। अगर जामुन खाते हैं आप तो वो वाटरी फ्रूट से, जाहिर सी बात है उसकी हनी भी पतली होगी। तो हर हनी की विस्कोसिटी, कलर, टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिट, जिसको जो प्रॉब्लम है उसी अनुसार अपने हनी को लेना चाहिए। और ये रॉ हनी है, रॉ हनी डाइट आपको बी कीपर से मिलेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हनी नेवर क्योर द डिजीज। हनी जो है आपको सुरक्षित रखता है, आपको डिजीज प्रिवेंट लगता है। जैसे वैक्सीन से वैक्सीन हमको आपको बीमारियों से बचाता है, वैसे हनी है। हनी को रेगुलर यूज करने से आपको हेल्थ बेनिफिट अच्छी रहेंगी। एक चीज और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराना चाहता हूँ, कई लोग सोचते हैं गर्मी है तो हनी नहीं खाना चाहिए। जब गुलाब जामुन हम गर्मी में खा सकते हैं तो 1 चम्मच हनी क्यों नहीं खा सकते। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड है या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, सुबह 1 चम्मच हनी खा लिए और दिन में समोसा, पिज्जा, बर्गर खाएंगे तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो फिर कंप्लेन आएगी आपकी हनी अच्छी नहीं, हमें फायदा नहीं कर रहा है। हनी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, हनी आपको माइंड को फ्रेश करता है, उस हिसाब से आप हनी कंज्यूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे अगर कोई जो स्टूडेंट जुड़े हो या कुछ MSc हैं, BSc हैं, अगर आप लोग अपना रिसर्च करना चाहते हो तो ये ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश है। आप देखिए कितनी बीमारियों में आपकी डिजीज को ये फायदा करती हैं। तो इस तरह की डिजीजों के लिए आप अपने रिसर्च भी कर सकते हो। हनी इज गुड फॉर एंटी डायबिटिक, हनी इज गुड फॉर एंटी कैंसर, हनी इज गुड फॉर आपका थायराइड के लिए अच्छा होता है, वुंड हीलिंग में अच्छा काम करता है हनी। हनी जो है आपका गैस्ट्रो के लिए प्रॉब्लम आ रही है उसमें ठीक करता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन रिसर्च भी पब्लिश किया गया है। अभी एक रिसेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, न्यूजीलैंड की मानुका हनी इज गुड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ऐसा नहीं कि इंडियन की हनी फायदेमंद नहीं है, इंडिया में भी रिसर्च की जरूरत है। अगर जो साइंटिस्ट यहाँ पे इस मंच पे हैं या जो स्टूडेंट हैं इस मंच पे हैं तो वो चाहें तो नीम हनी को लेकर या यूकलिप्टस हनी को लेकर एंटी कैंसर का डोज बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं अपने आर्टिकल। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आता है एक उद्यमी का रोल। ऐसा हनी निकला, हमने बनाया, अब ऐसा एंटरप्रेन्योर क्या बना सकते हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, हनी की कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। अब ये हनी की कोल्ड ड्रिंक में क्या बनाया जाता है, लेमन और जिंजर को डाल के लीची हनी के साथ इसको कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं और बहुत अच्छा है, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है। और ये यूज किया जाए, ये ड्रिंक कर सकते हैं आप लोग, अपने ऑफिस में ड्रिंक कर सकते हैं, अपने घरों पे अगर आपको चाहिए तो हम बना के दे देंगे, आप घरों पे भी बना सकते हैं इसको। तो इस तरह की एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर का रोल है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। एक प्रोडक्ट निकला, उसका कितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तभी आप सक्सेस होंगे। हनी तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ये कोई नया काम थोड़ी है, ये तो तब से चला आ रहा है, भगवान राम के युग से। एक भगवान युग से, जब रामायण आप सब लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में, तो एक सीन आते भगवान बजरंगबली पूछते हैं भगवान राम से, रास्ते में हम जाएंगे तो क्या खाएंगे, सीता को खोजने जाएंगे।
तो भगवान राम जी बताते हैं बजरंगबली को कि रास्ते में मधुमक्खी के छत्ते होंगे, उसके शहद खाते हुए आप चल नहीं जाओ। इसका मतलब क्या है? इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ये भूख जब लगे तो तुरंत आप पी लीजिए, आपको भूख को खत्म करेंगे। ये इंस्टेंट एनर्जी है। तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की टी आप लेंगे या हनी कंज्यूम करेंगे तो आपको हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही कुछ कंपनियां हनी मीट बनाती हैं, हनी वाइन बनाती है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। हनी ले लीजिए, साथ में ईस्ट आती है। सर ईस्ट आप बेंगलोर की कंपनी सेल कर रही हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप चाहो तो हनी वाइन, ओल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक इज हनी मीट। आज के डेट में बहुत सारे, एक हमारे नाम से नितिन जी है महाराष्ट्र में, वो हनी मीट का बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है धीरे धीरे लखनऊ में भी ये होने वाला है हनी मीट। जैसे अभी सुनने में आ रहा है मैंगो वाइन भी आ रहा है। तो इस तरह से आप जब एंटरप्रेन्योर का काम करेंगे तो इस तरह से वैल्यू एडेड जब प्रोडक्ट जब बनाएंगे तब आपकी पहचान बनेगी, तब आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग जो है हनी केक भी बनाया जाता है हमारे यहाँ। अभी आप लोगों हनी केक यूज करते हैं जिसमें चीनी रहता है, क्रीम रहता है। अगर हम सिंपल सा केक हनी आप बनाओ, हनी ले लो, आटा ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, उसकी आप केक बनाइए, उसको खाओ, तो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। और एक हनी हम 500 रुपए किलो बेचते हैं, उसकी कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, उससे आपको आउटपुट आएगा। हनी वाइन बनाए, उससे आउटपुट आया। आप हनी केक बनाए, उससे आउटपुट आएगा। तो ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको आगे बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हनी जैम भी बना सकते हैं आप लोग अपने यहाँ घर पे ही। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हनी आइसक्रीम, अगर ये आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक रख के आप लोग अपना कैफे खोल सकते हैं, चाहे इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप बनाओ और दो लोगों को। आप खुद बताइए कितना हनी कैफे है यहाँ पे लखनऊ में या इंडिया में। तो इस तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाइए, डेवलप कीजिए और अपने आप को उद्यमी बनाइए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक तो हनी के बारे में बात की हम लोगों ने। अब वी वैक्स क्या होता है? जो वी वैक्स होती हैं वो वर्कर बीज के द्वारा एक लिक्विड डिस्चार्ज होती हैं जो मधुमक्खियों के छत्ते के ऊपर लग जाती हैं, जैसे मैंने दिखाया था। और 1 किलो वैक्स के लिए मधुमक्खियां 10 से 15 केजी हनी खा जाती हैं। तो और वैक्स अच्छे रेट में भी बिकते हैं, 500 रुपए किलो बिक जाते हैं। आप 1000 रुपए किलो बेच सकते हैं अमेजोन पर, आप देखिए कितना बेच सकते हो। जहां हनी 500 रुपए किलो, वहां वैक्स 1000 रुपए किलो आप अमेजोन पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे 15 केजी हनी वर्कर बीस खा जाती हैं 1 किलो वैक्स बनाने। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब वैक्स बनाने के, जैसे कि आपने देखा था हनी निकालने के समय हम लोगों ने पहला पॉइंट चाकू से मोम को तोड़ते हैं, काट दिया गया। अब चाकू से मोम को काट के एक सूती कपड़े में बांध दिया जाता है। दूसरे पॉइंट में आप देखिए बांधा हुआ है। तीसरे पॉइंट में आप देखिए उसको गर्म पानी में डाल दिया गया। चौथे पॉइंट में आप देखिए उसको निचोड़ दिया गया, मतलब उसमें मेल्ट हो गया मोम। मेल्ट होने के बाद 2-3 घंटे तक छोड़ दिया गया और आपका मोम तैयार हो गया। मतलब जो रेसिड्यूज है हनी से निकला हुआ है उसी का आपका वैक्स बना रहे हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब वैक्स तो 1000 रुपए किलो बेच सकते हैं। अब उसी वैक्स से हम लोगों ने हनी सोप बनाया। इसमें नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव, और ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है। कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल और साथ में वैक्स और हनी मिला के हमने हनी सोप डाला। हाँ, झाग के लिए हम एक केमिकल डालते हैं, लाई डालते हैं या KOH डालते हैं, तो उससे झाग आता है। क्योंकि अगर रीठा भी आप डालते हैं, झाग जब तक नहीं आएगा तब तो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ये 1-2 केमिकल यूज किया जाता है और बाकी और कोई हम इसके अंदर केमिकल नहीं डालते। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैक्स का सोप दिखाया आपको। इसी तरह से आप चाहो तो ट्रेनिंग लेके लिप बाम भी बना सकते हैं। लिप बाम कोई चीज, वो चीज थोड़ी है। लिप बाम पहले गांव में क्या होता था, एरिया फटती थी, मोम को गर्म करके एरियो पे लगा लिया जाता था। उसी को हमने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करके लिप बाम तैयार किया। तो ये भी एक वैल्यू प्रोडक्ट है वैक्स का। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। दिवाली के समय में वी वैक्स का कैंडल भी आप लोग बना सकते हैं। ये वैक्स है और ये वैक्स का हमारा कैंडल है। और इसका फायदा क्या है? इट विल एब्जॉर्ब द पोल्यूशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे घरों में लोबान जला के निगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, वैसे ये जो कैंडल है ये एनवायरमेंट के पोल्यूशन को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, अब हम आप लोग देखिए सेब के ऊपर मोम की कोटिंग होती है। उसका क्या रीजन क्या है?
उसका रीजन है कि जो सेब है वो हमारा खराब ना हो। हम लोगों ने इसका वी वैक्स फूड रैपर बनाया है, और फूड रैपर बना के इसका क्या फायदा, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्लिंग। और ये चाहे तो आप हरी सब्जी हो, लौकी हो, कद्दू हो, आप अपना ब्रेड है, सैंडविच है, आप इसके अंदर पैकिंग करके रख सकते हैं, और ये वॉशेबल है। तो एंटरप्रेन्योर एक वैक्स से मल्टीटास्क, एक हनी से मल्टीटास्क। उसी तरह से टमाटर का फार्मिंग कर रहे हैं तो टमाटर से चटनी बनाइए, आलू है तो आलू का चिप्स बनाइए, आलू के बर्गर बनाइए। ऐसे चीजें जब डेवलप करेंगे तभी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये एड़ी फटने की क्रीम वैक्स की, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हम लोगों ने अब यहीं तक नहीं रुके, एंटरप्रेन्योर की जर्नी यहीं तक नहीं रुकती है। अब दिवाली आती है, हर कंपनी, हर रिलेटिव्स अपने यहाँ किसी ना किसी को गिफ्ट देती हैं, मिठाइयां ले जाते हैं। लोगों को अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे शिफ्ट कराना है तो जैसे आप देखिए बी द चेंज, हर एक फ्लावर की हनी और साथ में एक फ्लोटिंग कैंडल, दिवाली में गिफ्ट हैम्पर बनाइए और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को पकड़िए। आप एक महीने के अंदर दिवाली के टाइम अगर मेहनत कर लिया जाए 4 से 5 लाख कमा सकते हैं। दीपक बना के बेच सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर बना के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज एक उद्यमी का रोल है, और यही एक कहानी आती है उद्यमी बनने की। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये बी परपोलिस क्या चीज है? अगर आप देखिए गांव में आप जाते हैं, पेड़ के छाल से निकाल दिया जाए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आता है, जिसे ग्लू लाइक ए सब्सटेंस। लेडी जब बिंदी गिर जाती है तो वो अपने माथे पे उसी गोंद को लेके चिपकाती है। मधुमक्खियां उसको लेके आती हैं और अपने घर के चारों तरफ लगाती हैं, जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। तो इससे क्या होता है, बाहर की बीमारी अंदर नहीं आती है। जब बाहर की बीमारी अंदर नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं परपोलिस, और इसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इसके हम लोग ऑयल बना सकते हैं। अगर इसको सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करिए तो जो चोट लगती है वहां पे यूज कर सकते हैं। और इसी परपोलिस को अगर वोडका या किसी अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कफ सिरप बना के आप अपने मार्केट में प्रॉपर लाइसेंस लेके उतार सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मधुमक्खी एक प्रोडक्ट बनाई, और उसी मधुमक्खी प्रोडक्ट से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये बी पॉलन, जैसा कि मैंने कहा, और इसे सीखना भी है, मधुमक्खियों से सीखना भी हमें। मधुमक्खियां जब फूलों पे जाती हैं तो आप देखिए उसके पहले फोटोज में एक पिंकिश कलर का एक बैग है जिसे कहते हैं पॉलन बैग। हम अब बाजार जाते हैं तो बैग लेके नहीं जाते हैं, और मधुमक्खियां अपने घर से अगर फील्ड में जा रही है तो एक बैग लेके जा रही है, पॉलन बैग जिसे कहते हैं। वो जब फूलों पे बैठेंगी तो पराग चिपक जाता है। पराग जो हाई प्रोटीन रिच डाइट होती है, और ये पराग जैसे मैंने बताया था कि जब पराग रहेगा तभी रानी अंडा देती है डब्बे के अंदर, पराग नहीं रहेगा तो अंडा नहीं देगी। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ पराग इकट्ठा हो जाता है सरसों के सीजन में, तो आप देखिए डब्बे हैं और ये पॉलन ट्रैप है, हमने इकट्ठा कर दिया और पॉलन को कलेक्ट कर लेते हैं और ड्राई करके, सन ड्राई करके और पैकिंग करके बाजार में बेच सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा ये हाई प्रोटीन रिच डाइट होता है, तो जो लोग जिम जाते हैं वो वे प्रोटीन खाते हैं, वहां पे इसकी मार्केट है। जो लोग मैरास्मस है, जो सूखा रोग है, वो इसको ले सकते हैं। फर्टिलिटी की जिसको प्रॉब्लम है वो बी पॉलन खा सकते हैं। तो बी पॉलन का रोल बहुत अच्छा है और बहुत ही फायदेमंद है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें मधुमक्खियों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि मधुमक्खियां को डिजीज लगती हैं, तो इसके बारे में सर्टिफिकेट कोर्स में इनों के बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, उसके बारे में आप पढ़िए। फिर उसमें ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेट, अगर मधुमक्खी पे कोई काम करने जा रहा है तो मोबाइल की डेटा ऑफ करिए, इवन वो भी बहुत ज्यादा इनके नर्वस सिस्टम को अटैक करती है। जीएमओ जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं वो नुकसान करती है हमारी मधुमक्खियों को। पेस्टिसाइड्स, अब जैसे सब्जियों पे खूब पेस्टिसाइड डाला जाता है, वहां पे मधुमक्खियों को मत लगाइए। क्यों? मधुमक्खियां उड़ के गई, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं सीधा उनके दिमाग पे अटैक करता है और वो अपना घर भूल जाती है। स्ट्रेस मतलब क्या हुआ? पानी ना होना, बारिश ना होना, डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा पौधे काटना, पेड़ काटे। हम पेड़ तो लगा रहे हैं आज की डेट में, लेकिन हम कोई बी फ्रेंडली प्लांटेशन नहीं हो रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इग्नो के माध्यम से कुछ ऐसे मुहिम चलाएं ताकि एक बी फ्रेंडली प्लांटेशन किया जाए, जैसे जामुन का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, इससे लीची का हो,
आम का होता है। इससे मधुमक्खियों को भी फायदा मिलेगा और ये बहुत लंबे तक ये चलेगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब एक बी बिहेवियर है, जैसे हम बात करते हैं, मधुमक्खियां भी बात करती हैं अपने एंटीना से। मधुमक्खियां पंखे करती हैं, कूलिंग के लिए पंखे लाती हैं और एक घर से दूसरे घर भाग भी जाती हैं, उसको कहते हैं स्वामिंग। अगर घर में उनको ध्यान नहीं रखेंगे डब्बे के अंदर, वो घर छोड़ के चली जाती हैं, ये भी जान जाए, उसको भी ध्यान रखना है। डी डांस भी, अगर फूल होगा, जैसे हमें जब पैसा मिलता है ना सैलरी, तो हम खुश होते हैं, या मेरा 1 किलो हनी बिकेगा तो मैं खुश होता हूँ, और वैसे ही मधुमक्खियों के सामने अगर शहद मिलेगा तो वो खुश होती है। और बीज आर वेरी हाइजीनिक, उनके घरों के अंदर एक भी मधुमक्खी मरी हुई नहीं रहती है, वो बहुत साफ सुथरी है। हम गंदे जगह पर रख देते हैं, लेकिन मधुमक्खी अपना एरिया खुद सफाई कर लेती हैं। इट मीन्स अगर वो जितना ही साफ सुथरा रहेंगी उतनी ही आपको या मधुमक्खियों को डिजीज नहीं होगा। अगर डिजीज नहीं होगा तो जो शहद निकलेगा उसमें कोई एंटीबायोटिक रेसिड्यूज नहीं आएगी। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, साइंटिफिकली मधुमक्खी बहुत ब्रीफ है, जो स्टूडेंट चाहें तो इसको कॉपी या आप लोग स्क्रीनशॉट अपने इसको स्लाइड को ले सकते हैं। अगर हम मधुमक्खियों को साइंटिफिकली रखें तो हनी निकलता है, वी वेनम निकलेगा, वी वैक्स, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, साथ में रोजगार मिलेगा, खुशी मिलेगा। इनकम कहाँ कहाँ से आ सकता है? सेल्स ऑफ बी कॉलोन, हम मधुमक्खी के डब्बे भी बेच सकते हैं किसी को। सेल्स ऑफ बी इक्विपमेंट, हम मशीनरी भी बेच सकते हैं किसी को। सेल्स ऑफ, कई लोग बुलाते हैं हमको कि हमारे एरिया में बॉक्स लगाइए पॉलिनेशन के लिए, उस पर भी आप दे सकते हो। शेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल, जैसे हम आपको अपने ट्रेनिंग करा रहे हैं या इस तरह से वो दे रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। फिर उसके बाद एट लास्ट मधुमक्खियों को क्या करोगे, आपके इनकम, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा पॉलिनेशन के थ्रू, आप बायोडाइवर्सिटी को बचाओगे, कंजर्व करोगे। तो ये ब्रीफ है बी कीपिंग का फायदेमंद। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आदमी कहता ना ये मेरी टेक्नोलॉजी, हम क्यों किसी को सिखाएं, क्या करें? तो एक कहानी है। एक बार एक चिड़िया जो एक मधुमक्खी से पूछती है कि आप दिन भर मेहनत करते हो, आप शहद बनाते हो, और इंसान आता है शहद निकाल लेता है तुम्हारा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? तो मधुमक्खी रिप्लाई करती है, नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि एक इंसान वो मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरी आग, मेरी टेक्नोलॉजी वो शहद बनाने की नहीं ले सकता। तो जो भी आप काम करें, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप काम करो, सीखो, लगाओ, बताओ दूसरों को भी। ऐसा नहीं है कि वो बताने से आपका टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, ये आपका आर्ट है, आपके हाथ की कारीगर है, आप बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक जोस्मिन मैम है तमिलनाडु की, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है वहां पे। और ये वीडियो हो गई थी लगभग 30 ईयर एज में, और ये लगभग आज के 2000 बी कॉलोनीज हैं, और ये जो है पूरी फैमिली को बीच से ही मैनेज कर रही हैं। और एक कनुप्रिया मैम है, बीटेक करके इंजीनियर में हरियाणा की हैं, ये भी एक अच्छा लेडीज, अच्छा काम कर रही है हरियाणा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है, इग्नो के थ्रू आ सकते हैं, देख सकते हैं हमारे काम को, समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग भी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी पैकेजिंग यूनिट है। ऐसा है कि नहीं है कि आज ये पैकेजिंग यूनिट, हम लोग स्टार्टिंग भी बेसिक अपने डाइनिंग रूम से स्टार्ट किए थे। आज ये दिखा रहा हूँ वो अलग चीज है। ऐसा कोई ना सोचे उद्यमी बनने के लिए स्टार्टिंग में हम इन्वेस्टमेंट करें इस चीज को, नहीं। आप चाहो तो अपने डाइनिंग रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो, एक ड्रम में हनी पैकिंग करके शुरू कर सकते हो। अगर देखना है, समझना है, तो आप लोग मोस्ट वेलकम हमारे यहाँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, पीसीआर, पीएच मीटर, वेइंग बैलेंस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम लोग जरूरत पड़ने पर स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे पास, उनको क्वालिटी एनालिसिस या ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी कीपिंग, हनी, इस पर हम लोग कराते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये हमारे वर्क है, साइटेड है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में। जो हम लोग अच्छा काम करेंगे तो मीडिया भी आपके पास आती है। तो इस तरह से मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारे पॉलिनेशन वाले वर्क को आगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पब्लिश किया। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में हमारी पब्लिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट। हमने अपने वर्क को केवल सामान बनाना, बेचना, हमारी जो पढ़ाई थी, जो हमारा रिसर्च है, हम उसको भी पब्लिकेशन करते हैं। तो इस तरह से साइंस एल्सेवियर, साइंस एल्सेवियर, नेचर में हमारे कुछ पब्लिकेशन है, उसको पब्लिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम हम लोग। प्लीज नेक्स्ट।
और वी फॉर नेचर, नेचर फॉर फ्यूचर के साथ धन्यवाद। अगर आप लोग मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 9942630004। किसी को ट्रेनिंग करनी है, बी कीपिंग बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, हम लोग भी टाइम टू टाइम वर्कशॉप कंडक्ट कराते रहते हैं, तो आप लोग मोस्ट वेलकम हो। और एक एट लास्ट में इग्नो को भी थैंक्स बोलूंगा जो इस मंच पे हमें आमंत्रित किया गया और हमको अपने वर्क, अपने काम को, बीज को यहाँ तक लेके आने में हेल्प किया। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बी कीपिंग के बारे में, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित क्या क्या क्वालिटीज और आपको किस प्रकार से आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में एंटर कर सकते हैं, फिर अपना मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में एक बहुत ही सुंदर सा पीपीटी भी आपने उसकी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पार्टिसिपेंट्स को, हम सभी को इंसाइट दिया कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में भी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किया जा सकता है, वहाँ भी व्यक्ति अपनी इनकम को किस प्रकार से बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करूंगी प्रोफेसर परवीन कुमार जैन के प्रति, जिन्होंने की इग्नू के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में विस्तृत की नोट लेक्चर प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ से सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा सर, साथ ही डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नामिका जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर निशित नागर जी, और हमारे इग्नू अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पर्वत जी, डॉक्टर योगेश पांडे जी, डॉक्टर सरविंद कुमार जी। आप इस मीटिंग से जुड़े, इस वेबिनार से जुड़े, आपने अपना व्यस्तम समय में से समय इस मीटिंग के लिए, इस वेबिनार के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने की इस वेबिनार को ज्वाइन किया। हमारे विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों से थे, जो कि एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रमों के साथ साथ हमारे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के विद्यार्थियों ने भी इस वेबिनार को ज्वाइन किया। आपका बहुत धन्यवाद। हम विद्यार्थियों को उनके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को उनके ईमेल पर भेज देंगे, तो विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वो अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें ताकि हम आपके सर्टिफिकेट को भेज सकें। यदि किसी विद्यार्थी का कोई इस चर्चा के बाद कोई आपका प्रश्न बचता है तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल डिस्कशन दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने किया और वास्तव में सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, फिर भी किसी एक विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो चुका है और अभी नेक्स्ट मीटिंग भी हमें स्टार्ट करनी है। शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो इसलिए इस मीटिंग को समाप्ति की सर यही मुझे क्वेश्चन पूछना है मैम बिल्कुल सर से पूछ नितिन सर से कि बी कीपिंग जो है वो हम रेजिडेंशियल एरिया में कर सकते हैं क्या? अगर आपके नेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप, और दूसरा वहां पे क्रॉपिंग है कि नहीं, अगर आपके यहाँ कोई जैसे कई लोग आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, और किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आराम से आप बी कीपिंग को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आपको अपने पड़ोसियों को भी समझा के रखना होगा कि आप डरो मत, ये मधुमक्खियां काटेंगी नहीं, हमारे प्रोडक्ट हमें देंगी, तो इस तरह से। और किचन गार्डनिंग की तरह आप वहाँ पे फूल हो, फूल का मतलब हाइब्रिड क्रॉप नहीं होना चाहिए, देसी बीज का क्रॉप लगाइए तो आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सर। मीटिंग की समाप्ति की यहीं पर घोषणा की जाती है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।